आज पहले हम आपको लेकिन उन पहाड़ों का दर्द दिखाते हैं जो इंसानों की ख्वाहिशों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आज सत्ता में हम उन पहाड़ों की बात करेंगे जिन्हें शायद इस वक्त गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखकर चक्कर आ रहा होगा। मैदानी इलाके नौतपा की गर्मी से तपना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक शहरों में पारा 45 डिग्री के कांटे के पार घूम रहा है। आज से नौतपा की शुरुआत के साथ अगले कुछ दिनों में गर्मी का टॉर्चर और ज्यादा प्रचंड होने वाला है। ऐसे में लोगों को पहाड़ों की याद आ रही है। लोग पहाड़ों में छुट्टियां मनाने के लिए भाग रहे हैं और अब यहां ऐसी भीड़ आ चुकी है जिसे देखकर पहाड़ों की भी सांस फूल रही होगी। सत्ता में आज हम अपने न्यूज मित्रों को गर्मी वाला चिंता कार्ड भी दिखाएंगे, लेकिन पहले उन पहाड़ों की चिंता जिनका इकोसिस्टम भयंकर भीड़ की वजह से क्रैश हो रहा है। हो सकता है आप भी अपने पूरे परिवार के साथ इस छुट्टी में किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हो। अगर ऐसा है तो कुछ मिनट रुककर हमारी ये खबर जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है इसे देखने के बाद आपका प्लान और मूड दोनों बदल जाए। आज हम आपको हिमाचल से उत्तराखंड तक हिल स्टेशन की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक अलार्म है। सबसे पहले मनाली की वीडियो कुंजी, जहां हालत कितनी ज्यादा खराब है। लोग गाड़ियों में फंसे दिखाई दिए। मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। एक एक तस्वीर देखिए और तय कीजिए, क्या आप भी ऐसी कोई मुसीबत झेलने के लिए तैयार हैं। मनाली में इस वक्त जाम वाला अलार्म बज रहा है। वीकेंड पर तो हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दिखे। मनाली के पहाड़ों पर 5 से 6 किलोमीटर तक का लंबा जाम देखने को मिला। जो सफर आमतौर पर 1 घंटे का होता है, उसे तय करने में भी लोगों को 4 से 5 घंटे लगे। और मामूली राहत के बाद जाम की स्थिति अब भी मनाली में बनी हुई है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हजारों की संख्या में गाड़ियां मनाली पहुंच गई हैं, जिसके लिए शायद तैयारी नहीं थी। स्थानीय लोग भी इससे नाराज हैं और वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मनाली में पर्यटकों का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन पार्किंग और सड़कों की स्थिति वही पुरानी है। इसीलिए ऐसी समस्याएं अब आ रही हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ मनाली शहर, अटल टनल मार्ग और माल रोड जैसे इलाकों में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ है। मनाली में रहने वाले व्यापारी ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट का आना शुभ संकेत है, लेकिन अगर ऐसी ही बदइंतजामी की स्थिति बनी रही तो इससे मनाली के टूरिज्म को बड़ा डेंट लग सकता है। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ों में जाम का अलार्म लगातार बज रहा है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग वीकेंड में और गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। पहाड़ों के कुछ चोक पॉइंट भी आपको हम बता देते हैं, जहां पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ है। इसमें सबसे पहला नाम मनाली का है, जहां बड़ी संख्या में अचानक से टूरिस्ट पहुंच गए हैं। लेकिन हिमाचल के कई शहरों का इस वक्त यही हाल है, फिर चाहे कुल्लू हो या फिर मंडी। हिमाचल के साथ उत्तराखंड में भी सैलानियों वाला पहाड़ तोड़ संकट खड़ा हो रहा है और खास तौर पर वीकेंड की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। इनमें कई लोगों का फेवरेट हिल स्टेशन नैनीताल भी शामिल है। अब देखिए इन हिल स्टेशन की स्थिति क्या है और पहाड़ तोड़ संकट कितना बड़ा होता जा रहा है। जैसे मनाली में गाड़ियों के जाम की वजह से हाल ये हो गया है कि हर तरफ कारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हिमाचल के मंडी में जाम में मिनटों के सफर के लिए घंटों बर्बाद हो रहे हैं। नैनीताल में वीकेंड पर करीब 4000 गाड़ियां पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से पार्किंग का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार सोलन शिमला मार्ग पर भी 3 दिनों में 70,000 गाड़ियां पहुंची हैं। इनमें करीब 25,000 गाड़ियां बाहरी राज्यों की हैं, जबकि चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर वीकेंड पर पंडोह के पास 17 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मॉर्निंग में सुबह हम लोग अर्ली 6 बजे ही निकले थे होटल से और अभी भी इन बिटवीन ही है। यहाँ से होटल हमारा 2 किलोमीटर और दूर है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा आज, काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो मुश्किल से भी लग रहा है और आधा 1 घंटा जैसा लगेगा होटल पहुँचने में हमें। कस्टमर पूरे दिन के लिए गाड़ी बुक की थी घूमने के लिए, अभी सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ है। अभी तो अडिम्बा बोल रहे हैं जाने के लिए, वहाँ तक मुश्किल ही पहुँचा, बंद ही होगा, वो 6 बजे बंद हो जाता है। पुलिस जो है बिल्कुल है ही नहीं, गिनती के लिए नाम मात्र है। रोहतांग में भी हम गिनने को गिनती की नाम की पुलिस मिली। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं, परंतु हम रोहतांग, शिमला, कुल्लू मनाली
सब जगह घूमे पूरे दिन से, परंतु हमारा आधा टाइम इस ट्रैफिक में चला गया। बड़ी गलत बात है, ये ट्रैफिक लगवा रखा है। हम लोगों ने गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इतनी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी खड़ी हुई है। गवर्नमेंट है, उन लोगों को देखना चाहिए यहाँ पे कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ओल्ड एज के भी लोग हैं यहाँ पे। सड़कों की तो आप पूछो ही मत, आपको पता है सब ट्रैफिक करते हैं, क्या बोल सकते हैं सड़कों की हालत। भैया हम कम से कम 1 घंटे से जाम में खड़े हैं, दिमाग खराब हो गया। मनाली का जाम देख के आप एक बार हालत देख लीजिए मनाली की। जो हमारे पास हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तीनों तरफ से, न्यू एक्सप्रेसवे से और जो हरिद्वार वाला जो एक्सप्रेसवे है और ये पोंटा साहिब की तरफ से जो भी लोग आ रहे हैं, तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका और उस हिसाब से विश्लेषण करके फिर हम जो है ट्रैफिक प्लान लागू करते हैं। मनाली जैसा हाल इस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों का है। उनकी तस्वीरें भी आप देखिए। मंडी में भी जाम की भयंकर स्थिति दिखाई दी। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग हिमाचल में गर्मी से बचने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जगह जगह जाम में अटके हुए हैं। और ये कोई दिन की स्थिति नहीं है, रात में भी गाड़ियों की ऐसी ही कतार दिख रही है। मंडी के बाद कुल्लू का हाल भी यही है, यानी सिर्फ नाम बदलते जाइए लेकिन तस्वीरें ज्यादा नहीं बदल रही हैं। कुल्लू में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। यहां भी आपको सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी और इस तरह पहाड़ों पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हरिद्वार की सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन दिखी और यह हाल सिर्फ आज से नहीं बल्कि कल से बना हुआ है। आज गंगा दशहरा है, जिस मौके पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच गए और जगह जगह चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई। हरिद्वार से कुछ किलोमीटर दूर ऋषिकेश की हालत भी खराब दिखी, क्योंकि ये 4 धाम वाला रूट भी है, इसीलिए यहाँ भी सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम देखने को मिला। श्यामपुर से भद्रकाली तक नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। अब पहाड़ों पर जाम की स्थिति इसलिए है क्योंकि गर्मी से देश के मैदानी इलाके बुरी तरह तप रहे हैं और अब तो प्रचंड गर्मी के बीच नौतपा वाला अलार्म भी बज गया है। आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है और बताया ये जा रहा है कि अगले 9 दिन सूरज से भयंकर शोले बरसेंगे। नौतपा 2 जून तक चलेगा। इस दौरान तापमान 48 डिग्री तक जाने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही यूपी के 33 शहरों में भयंकर लू का अलर्ट बज गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में 44 जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी है, जबकि दिल्ली के लिए 27 मई तक येलो अलर्ट है। इस भीषण गर्मी यानी 46 डिग्री टेम्परेचर में भी ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये काम नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि गर्मी उन लोगों को सता रही है। अब लोग एसी की तरफ जा रहे हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा से उन लोगों को गर्मी से निजात मिले। कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कूलर भी लेकिन 46-47 डिग्री टेम्परेचर आने पर ना तो एसी काम कर रही है और ना ही ये कूलर काम कर रहे हैं। यानी कि भारत में जो गर्मी पड़ रही है, खासतौर से उत्तर भारत में, उस कंडीशन में 46 डिग्री टेम्परेचर जब पार हो जा रहा है तो एसी भी बोल जा रहे हैं, यानी कि वो काम नहीं कर रहे हैं और लोगों को गर्मी का ही एहसास हो रहा है। 24, 25 या 28 पे एसी को चला के रखिए, 24 पर रन करिए, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि आप उसे 18 पे 16 पे करके रखेंगे तो एसी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वो कट की कंडीशन में आ जाता है और उसको खुलने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। सिर में इसमें हवा आती है, इसमें ठंडक रहती है, सिर को जो रिलैक्स मिलता है। यहाँ का तापमान लगभग 50 से अबव रहता है, चला जाता है और वर्तमान में आज के दिन जो बात है, आज का दिन बहुत भयंकर तपिश है। और सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है, आपके बजट से है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि की गई है।
ईंधन का महंगा होना सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि ईंधन को पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज हम बताएंगे पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ है और इसके साइड इफेक्ट्स कैसे आपकी जेब को और जलाने वाले हैं। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आम लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले 11 दिन में पेट्रोल के दाम में 7 रुपये 40 पैसे की वृद्धि की गई है, जबकि डीजल 7 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपये है। वहीं डीजल की नई कीमत 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल शतक लगा चुका है, डीजल शतक लगाने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पेट्रोल डीजल की हो रही है। इसकी कीमतें महंगाई का करंट दे रही हैं। आपको तारीख के साथ ये बताते हैं कि पिछले 11 दिनों में कैसे तेल महंगा हुआ है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई। फिर 19 मई को पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आज 25 मई को बड़ा झटका लगा, जब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। कहानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक की ही नहीं है, इसका असर सीधा सीधा आपकी जेब पर भी हो रहा है। आपका बजट कैसे बिगड़ सकता है, इसे आसान शब्दों में आप समझिए। आगे क्या हो सकता है ये भी समझिए। माल भाड़े में वृद्धि होगी, इससे ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा। मतलब ये कि दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगा होगा, आपका खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने में खर्च ज्यादा होगा, किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा। इसका असर ये होगा कि अनाज की लागत बढ़ सकती है। इसी तरह बस ऑटो का किराया बढ़ेगा, सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि होगी, स्कूल बसों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। विपक्ष इसे महंगाई की नई किस्त कह रहा है। कुछ सवालों के साथ टीवी9 की टीम दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई शहरों में लोगों के बीच पहुंची। लोग कैसे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपना गुस्सा, अपना दर्द दिखा रहे हैं, आप देखिए। पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और दिल्ली में आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं, मगर तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना हमारी। आने वाले समय पे साइकिल से सफर करेंगे, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि गाड़ियां घर पे रखी रहेंगी। बढ़ेगा थोड़ा तो, पर क्या करें, इंटरनेशनल क्राइसिस है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। जब आम आदमी सुबह सोकर उठता है, उसे पता चलता है कि जब वो गाड़ी में तेल भरवाने जाएगा इसी तरीके से, तो पेट्रोल के दाम में इजाफा हो गया। अच्छे दिन क्या आगे आगे नहीं है, अच्छे दिन और अच्छे दिन आने चाहिए और आने चाहिए। अच्छा, ऐसे महंगाई बढ़ती तो कैसे चलेगा? चलेगा, अभी क्या करेंगे। भगवान अगली बार अगर जन्म दो तो इंसान का ना दो, जानवर कीड़े मकोड़े बना के रख दो, वो मंजूर है, क्योंकि इतना हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। 2 जून की रोटी मिल जाए, सुबह शाम सो जाए खा के, वही बहुत है। बिल्कुल क्राइसिस है, तो तैयार रहना पड़ेगा जनता को भी। अब मजबूरी है, काम करना है तो जितना भी बढ़े लेना तो पड़ेगा ही। पेट्रोल तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे तय होता है, लेकिन जाहिर सी बात इससे आम पब्लिक को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है। क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो अच्छे के लिए ही लेती है, लेकिन जनता पे तो भारी है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम एक बार खाना नहीं खाएंगे पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, काम करना है। मेरे को पता भी नहीं था कि तेल इतना महंगा हो गया है। परसों आया कुछ और रेट, आज आया कुछ और रेट, कल आए थे कुछ और रेट। सर बढ़ता ही जा रहा है सर। तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगा ही, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, तो उस हिसाब से ये कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको लग रहा है वो तो हर किसी को पर्सनली लेवल पे इसको कंट्रोल करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो पाए। ये तो मजदूर की इस पे सीधा डाका हो रहा है, तो आप मजदूर आदमी कहाँ से डलवाएगा इतने? जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से आप एग्जैक्टली, सो इकोनॉमी को भी सस्टेन करते रहना है, सो इट हैज टू इंक्रीज। उसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है, बस बिल्कुल नुकसान है। महंगाई पर सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि राहत कब तक मिलेगी और कितनी महंगाई बढ़ेगी। विपक्ष भी तीखे सवालों के साथ सरकार पर हमलावर है। आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला किया। राहुल गांधी ने लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपया महंगा कर दिया। ये बढ़त होती ही जाएगी।
चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार है। सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे पर भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है, ये तो एवरी अल्टरनेटिव्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये अनफॉर्चुनेट है और दिखा रहा है कि सरकार की नीति और नीयत सिर्फ इलेक्शन जीतने की है। जनता की सुविधा हो, जनता को के दिक्कतें हो, उसका कोई उनको ध्यान नहीं। जो कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब कर रही सरकार। एक्साइज ड्यूटी उसने कम किया सरकार ने कि भार जो नहीं पड़े जनता के हाथ में और जनता के पॉकेट पे ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए बहुत थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट जो है प्राइस बढ़ाया है। अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इवन जहां बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है, चाइना हो, यूएसए हो या फिर जापान हो, वहां बहुत ज़्यादा तेल के दाम बढ़े हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बढ़े हैं। पेट्रोल या फ्यूल प्राइसेस एकदम प्राइमरी है इकोनॉमी के लिए और वो तो बढ़ते ही गया। एक बार 3 रुपया बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 100 रुपया छोड़ गया पेट्रोल का कीमत। खराब हालत है। जिस तरीके से भारत ने खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है। जब पेट्रोलियम आप उत्पादक राष्ट्र हैं ही नहीं, जब आपकी निर्भरता है 3 चुनौतियों का तो सामना के लिए हम केवल गुनाहगार नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक संकट गुनाहगार है। वैसे तो विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ रहा है, कई मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हो रहा है। इस कहानी को भी सिर्फ 20 सेकंड में आइए समझते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। पिछले एक सप्ताह में कीमतों में लगभग 10% तक की गिरावट हुई है। पिछले सप्ताह का इसका उच्चतम स्तर 105 से $106 प्रति बैरल था। आज इसकी कीमत 95 से $99 प्रति बैरल है। इस सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। ये दलील दी जा रही है कि तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर, आइए आप वो भी सुनिए। इंडिया के अंदर मैकेनिज्म है, उसमें जो मेजर जो रिटेल रेट्स हैं वो जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ही डिसाइड करती हैं और इसमें गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है डायरेक्टली। अगर पेट्रोल में 10 रुपये लीटर 12 रुपये लीटर का घाटा है और डीजल में करीब 20-25 रुपये का घाटा है तो ये घाटा तो पेट्रोलियम कंपनीज उठा रही हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि अचानक अगर हॉर्मोज क्राइसिस खत्म हो जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस अगर नरम पड़ जाए इंटरनेशनली, सपोज 90 रुपये आ जाए, तो फिर आप समझेंगे प्राइस पेट्रोल की प्राइस 5 रुपये कम हो जाएगी और डीजल की 7 रुपये कम हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं दिखता है। तो इसमें हमें ये भी देखना चाहिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एक रोल रहता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक रोल रहता है और इसमें एक्चुअली इंटरनेशनल क्रूड मार्केट का भी एक रोल रहता है। रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अगर उनके पास रिफाइनरीज हैं, उनके रिफाइनिंग मार्जिन का भी एक रोल रहता है। पेट्रोलियम मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को निर्देश दें कि अगले 3 महीने तक सभी राज्य पेट्रोल और डीजल पर फ्लैट 5% वैट लगाएंगे और अगर 3 महीने बाद में राहत मिलती है तो अपने अपने हिसाब से पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी हो सकती है। एक शब्द का बार बार जिक्र सुन रहे होंगे, वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल। आपको आइए बताते हैं कि ये है क्या। ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले कच्चे तेल का प्रमुख पैमाना या बेंचमार्क है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल खरीदा और बेचा जाता है उसमें से लगभग 60 से 70% तेल की कीमतें इसी ब्रेंट क्रूड के भाव को देखकर तय की जाती हैं। भारत भी जो तेल आयात करता है उसकी कीमतें काफ़ी हद तक इसी पर निर्भर करती हैं।
ये बहुत गाढ़ा नहीं होता बल्कि पतला होता है। इसे रिफाइन करना बहुत आसान होता है। ये तेल समुद्र के नीचे से निकाला जाता है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। इससे बने पेट्रोल या डीजल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। महंगाई को लेकर तमाम सवालों के बीच सरकार ने यह बताया है कि देश में 78 दिनों का कच्चे तेल का रिजर्व मौजूद है। पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling. अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मौसम दिल्ली जितना गर्म तो नहीं है, लेकिन वहां का राजनीतिक तापमान देश के किसी भी हिस्से से ज्यादा गर्म है। और इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह घुसपैठियों के खिलाफ 3D एक्शन, दूसरी वजह बकरीद पर पशु वध वाला कंफ्यूजन। इन दोनों वजह से बंगाल आज चर्चा में है, जिसमें बड़ी वजह है घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, जिसके लिए बंगाल की शुभेंदु सरकार ने 3 एक्शन प्लान तैयार किए हैं, जिसके तहत अब घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्याओं को पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनके नाम से बने फर्जी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट किया जाएगा, इसके बाद उन्हें बीएसएफ को सौंपकर अपने अपने देश में डिपोर्ट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में घुसपैठिए कहीं दूसरे राज्यों में ना भाग पाएं या फिर बंगाल के किसी जिले में छिप कर ना रहें। सरकार ने होल्डिंग सेंटर्स बनाने का फैसला लिया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने सभी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि अवैध विदेशियों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं। बंगाल सरकार के आदेश में ये कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, जिन्हें अवैध रूप से भारत में रहने के संदेह में पकड़ा गया है या जिनकी डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है। इन सेंटर में लोगों को तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं हो जाती। आदेश में यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को यहां रखा जाएगा। पहचान होने के बाद इन लोगों को डिपोर्टेशन से पहले बीएसएफ को सौंपा जाएगा। इस आदेश के बाद अब होल्डिंग सेंटर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि होल्डिंग सेंटर काम कैसे करेंगे। सरकार जैसे ही किसी घुसपैठिए को पकड़ेगी, उन्हें होल्डिंग सेंटर ले जाया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में रखे गए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। इस जानकारी को एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहचान पूरी होने के बाद इन अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। यानी ये होल्डिंग सेंटर इस तरह काम करेंगे कि वहां से सीधे डिपोर्टेशन की कार्रवाई होगी। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक संदिग्ध अवैध प्रवासी को 30 दिनों तक होल्डिंग सेंटर में रखा जा सकता है। इस प्रोसेस में बायोमेट्रिक डेटा लेना, जानकारी को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करना और पहचान होने के बाद संबंधित लोगों को बॉर्डर अथॉरिटी को सौंपना शामिल है। नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या समान रैंक के अधिकारी के पास होगा। कुछ दिन पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके बाद ये खबर आई कि सरकार घुसपैठियों को कोर्ट में पेश नहीं करेगी, सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा। कुल मिलाकर बंगाल सरकार घुसपैठ पर एक्शन में दिख रही है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि बंगाल के चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था और सरकार इस फ्रंट पर काम करते हुए दिखना चाहती है। देश के नागरिक का ही हक होता है देश के रिसोर्सेज पे। अभी डबल इंजन सरकार आई है, वहाँ नज़्म व नस्क, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाएगा, वहाँ इलीगल इमिग्रेशंस को स्टॉप किया जाएगा, वो बंगाल हो या कश्मीर हो। उसके बाद करप्शंस को करप्ट किया जाएगा और जो भी
बेहतर होगा वो अच्छा किया जाएगा। ये 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी कितने रोहिंग्या हैं। यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट। और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है। आप बोल रहे हैं कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको आप इंडिया में नहीं रहने देंगे, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन आप 27 लाख वोटर में से इतने दिन तक जो आप एलिगेशन लगाए कि सब बांग्लादेशी सब रोहिंग्या है, पहले लिस्ट तो निकालो भाई। किस आधार पे आप उन लोगों को अंदर घुसाओगे, किस आधार पे आप उनको बुलाओगे? इस बीच नई सरकार के सख्त निर्देशों के बाद मुर्शिदाबाद में 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। नए निर्देश जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने रानी तल्ला थाना इलाके से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रुबैल और शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास भारत में रहने के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइंस के तहत कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को लालगोला स्थित स्पेशल होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है। अब तक आमतौर पर ऐसे मामलों में पकड़े गए लोगों को जेल भेजा जाता था, लेकिन इस बार नए निर्देशों के मुताबिक अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। अब पूर्वी भारत से सीधे पश्चिमी भारत की तरफ चलते हैं, जहां बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का एक बयान काफी चर्चा में है। नितेश राणे ने कहा कि जिस तरह होली और दिवाली पर पर्यावरण को लेकर सलाह दी जाती है, उसी तरह बकरीद पर भी वर्चुअल तरीके से त्योहार मनाने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, होली आती है तो ये कहा जाता है कि ड्राई होली मनाओ, पटाखे मत फोड़ो। अब बकरीद आई है तो उनसे कहिए वर्चुअल बकरीद मना लें, कंप्यूटर पर बकरों की फोटो लगाकर दिखाएं कि हम बकरी काट रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा है कि इस्लाम में वर्चुअल नहीं होता है, इसलिए ऐसी सलाह का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने नितेश राणे को कहा है कि वो उन पर्यावरणविद को बोलें जिन्होंने होली पर बयान दिए थे। मुसलमानों ने ऐसा कभी नहीं कहा था। कुल मिलाकर ईद से ठीक पहले विवाद वाली कुंजी खोली जा चुकी है। पुढे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। ती सल्ले त्यांना का देत नाहीत? हा हिम्मत इकडच्या काही पर्यावरणवाल्यांना त्यांना ते सल्ले देण्याची? सल्ले देऊन तरी बघा, वस्त्रे बघा कुठे कुठे फिरतात। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फ़लसफ़ा नहीं। इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है, यहाँ वर्चुअल कुछ नहीं है, दिखावा नहीं, हवा हवाई कोई बात नहीं, जो भी बात है प्रैक्टिकल तौर पर। और कुर्बानी हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती रहेगी। कल वो किसी प्रोग्राम में थे और वहाँ पर उन एनवायरमेंटलिस्ट को कह रहे थे कि ये हमारे ही हिंदू समाज के कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ये शायद ये उनको कह रहे थे कि अभी आप क्यों नहीं कहते हो कि बकरी ईद भी कंप्यूटर पे मनानी चाहिए। तो ये वो उनको कह रहे थे, अभी वो एनवायरमेंटलिस्ट उसको जवाब देंगे। सत्ता में अब आपको सुप्रीम कोर्ट से आए 2 बड़े अपडेट भी बता देते हैं। पहला अपडेट नीट पेपर लीक को लेकर है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरागे की बेंच ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि NTA ने पिछले मामलों से कोई सबक नहीं सीखा है। कोर्ट ने 2024 के पेपर लीक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसा मामला पहले भी अदालत में आया था, जिस पर हमने एक आदेश पारित किया था। एक निगरानी समिति बनाई गई थी, समिति की सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया था, फिर भी वही स्थिति दोबारा पैदा हो गई।
अदालत ने कहा एनटीए बताए कि पिछले निर्देशों और कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को 3 दिन में हलफनामा दायर कर जवाब देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। आपको ये बता दें कि पेपर लीक की शिकायतों के बाद 12 मई को नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से दूसरा अपडेट ट्विशा मर्डर केस को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई और 2 अन्य जजों की बेंच ने कई अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने घटना को समाज के लिए बहुत चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने से वो दुखी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों को सार्वजनिक रूप से या मीडिया के सामने बयान देने से बचना चाहिए। वो जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष दर्ज कराएं ताकि जांच पर कोई प्रभाव न पड़े। अखबारों में छप रही रिपोर्ट पर सीजेआई ने कहा कि हम इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों के खिलाफ हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने में 3 दिन की देरी हुई, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफलता हुई, हर दिन साक्ष्य नष्ट होते जाएंगे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीजेआई ने कहा कि जब राज्य ने सीबीआई को मामला सौंप दिया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।